हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं ना, उसको हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस पीडीएफ में 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स 2023 में जितने भी क्वेश्चन से लेके 48 52 जो कि 2008 में हुआ था, तब तक जितने भी बीपीएससी में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप बेशक इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल एस यूपीएससी, जो हमारे जब मैं ये इस वीडियो को अपलोड करूँगा यूट्यूब में, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे सेक्शन 4 जो कि हमारा ज्योग्राफी था, सेक्शन 3 जो मॉडर्न हिस्ट्री, सेक्शन 2 पॉलिटी और सेक्शन 1 जो हमारा एंशंट हिस्ट्री था, उनके भी पीवाईक्यूज़ अपलोडेड हैं। आप देख सकते हो चाहो तो, है ना। क्योंकि देखो, जितना भी आप कुछ भी पढ़ लो तो लेकिन आपको जब तक पीवाईक्यू आप एक बार नहीं ध्यान से देखोगे तो आपके लिए वो कठिन होगा। क्योंकि देखो, बेसिकली आपके पीवाईक्यू से ही सिलेबस डिसाइड होगा, ठीक है। मेंस में देखो अलग होता है, जितना सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स का बात अलग रहता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका सिलेबस बन जाता है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू का पकड़ अच्छा होना चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा सेक्शन 5 है, उसमें हम 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कि 2023 में हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके इकोनॉमिक्स में, मतलब इंडियन इकोनॉमी जितने क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ हम यहाँ पे 68 नहीं बल्कि 69 और 70 वाले भी पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पर जब मैं ये 60 पीडीएफ को, मतलब जब मैं इंडियन इकोनॉमी के 68 बीपीएससी वाला, मतलब 68 बीपीएससी के जितने पीवाईक्यू जब मैं डिस्कस कर लूँगा ना, तो मैं एक ही वीडियो में 69 बीपीएससी का कंबाइंड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसको डिस्कस कर दूँगा। साथ ही साथ 70th बीपीएससी में जो 2 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं उसको भी एक ही बार में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टली फिलहाल हम लोग देखते हैं 68 बीपीएससी में कौन से क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द पॉलिसी मेजर्ड अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए कौन सा ऐसा प्रावधान है गवर्नमेंट ने चुना था? तो हमारे गवर्नमेंट ने एमएसपी हाँ चुना है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हाँ ये भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाँ ये भी चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग्स आर द पॉलिसीज मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो तीनों का नाम लिखा हुआ है, पीडीएस, एमएसपी और बफर स्टॉक मेंटेन करना। बफर स्टॉक मेंटेन करना मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर मान लो इनकेस, अगर मान लो आपातकालीन स्थिति में, अगर मान लो बाढ़ आ जाती है, तो और हमारे पास अभी फ़िलहाल गाड़ी जो है, हमारे जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ तक अगर पहुँच नहीं पाता है, तो हमारे पास कुछ इतना अनाज होना चाहिए कि सो दैट वी कैन मेंटेन फॉर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए हम लोग चला सकें। उसी को बफर स्टॉक मेंटेन करना कहा जाता है, राइट। अब देखो, विच कमेटी सजेस्टेड द एनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो कंपटीशन एक्ट बेसिकली किनके द्वारा लाया गया था? तो रंगाराजन कमेटी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एसवीएस रंगाराजन कमेटी, हाँ ये है, सही है। सिर्फ रंगाराजन रहे तो नहीं रह सकता है। विजय केलकर कमेटी, इनके द्वारा क्या लाया गया था बताओ? आंसर में देखो, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो एसवीएस रंगाराजन कमेटी होगा। एसवीएस रंगाराजन कमेटी ने ये बेसिकली सजेस्ट किया था कंपटीशन एक्ट 2002। और किनके रिकमेंडेशन में? तो देखो, अगर देखा जाए तो राघवन कमेटी द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 के तहत देखा जाए तो वो रिपेल कर दिया गया था और कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया था। तो मैं फिर से बता दूं, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी, इनके रिकमेंडेशन में मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को हटा दिया गया था और कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया था। देखो, ये जो कमीशन है बेसिकली एक जुडिशियल बॉडी है जो एडवाइस देता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स वाज फोकस्ड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड, फिफ्थ नहीं, ये भी नहीं। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ द अबव। देखो, एक एक करके पढ़ते हैं कौन सा ऐसा प्लान था जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बताया गया, फोकस कर रहे थे। तो 5 ईयर प्लान में से 8th 5 ईयर प्लान जो था ना, जो 1992 से लेके 1997 बेसिकली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, ठीक है। देखो, फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द गोल ऑफ दिस प्लान वाज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना था, पॉवर्टी गरीबी रेखा को, गरीबी को भी रोकना था। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझ रहे होगे, बेसिकली कामकाज के लिए मतलब व्यवसायीकरण बढ़ाना है। और स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट और मैनेज टूरिज्म, इसके लिए लाया गया था। उसके बाद 8
प्लान जो है ना वो प्रोमोटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी था, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, द ग्रोथ रेट टारगेटेड इन दिस प्लान वाज 5.6%, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ था 6.8%। सोचा गया था 5.6, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना था 6.8%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली NSSO के द्वारा निकाला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। चलिए देखते हैं। देखो पॉवर्टी को जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कंडक्ट करता है सर्वे को। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो द ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश हुआ था, तो कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, तो 1950 में। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये जब LPG रिफॉर्म्स लाई गई थी, तो आपको याद होना चाहिए 1992 से लेकर 1993। देखो बेसिकली ये जो रिकमेंडेशन है ना वो एक हाई लेवल कमेटी से लाई थी, लाया गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जिसमें से लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया गया था मार्च 1992 में, जो इंक्लूड करता था डुअल एक्सचेंज रेट। साथ ही साथ दिस वाज अ प्रिलिमिनरी स्टेज, पहला स्टेज था, सो दैट इनेबल करने के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट और डिटरमाइन करना है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। बेसिकली उस टाइम क्या लाया था, LPG रिफॉर्म्स आया गया था, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट चल रहा था और हम लोगों ने अपने मार्केट इकोनॉमी को खोल दिया था, तो ये एक लिबरलाइज्ड ये जो है ना इनेबल्ड ट्रांजैक्शन मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट सिस्टम ये लाया गया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर गोल्स का प्लान क्या क्या था, तो ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन या फिर लिटरेचर। तो इसमें से कुछ भी नहीं था। देखो 5 ईयर प्लान जो था वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1951 में, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। साथ ही साथ देखो इट इज़ द नेशनल प्लान ऑफ इंडिया डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय प्लानिंग कमीशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो किनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो कि हेड किया जाता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब देखो अगर ईयर देखा जाए तो फ्रॉम द ईयर 2015 प्लानिंग कमीशन जो है ना वो रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। देखो मेन अगर ऑब्जेक्टिव अब देखोगे 5 ईयर प्लान का तो क्या क्या था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस, सिक्योरिटी एंड पीस, ये था 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्रैक्टिसिंग फ्रीडम फ्रॉम द जनवरी 1 2026, मतलब कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1 2026। तो किनके द्वारा लाया गया है, तो किरित पारिख कमेटी, ठीक है, किरित पारिख कमेटी के द्वारा ये लाया गया है, जो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया था किरित पारिख कमेटी के द्वारा। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विथ सजेस्टिंग द बेस एंड मैक्सिमम प्राइस फॉर कन्वेंशनल गैस फील्ड। साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड किया था ओपन एग्जाम्पशन के लिए, मतलब ओपन एग्जाम्पशन ऑफ प्राइसिंग फ्रॉम जनवरी 2026, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं तो ये एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, हाँ बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन कंट्री। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा क्यों है, देखो अकॉर्डिंग टू डेटा आप देखोगे ना 2021-22 के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो टॉप स्टेट है शुगर प्रोडक्शन में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ देता है। तो मतलब उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर में हो जाता है, दूसरा नंबर में। साथ ही साथ 2021-22 में देखा जाए तो 138 लाख टन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाई महाराष्ट्र और 105 लाख टन वो प्रोड्यूस किया गया है उत्तर प्रदेश से। तो बोला जा सकता है उत्तर प्रदेश जो है वो बेसिकली लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर बन गया है इन कंट्री। एज अ मेजर पार्ट ऑफ शुगर केन जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन के लिए इन उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व इन इथेनॉल प्रोडक्शन में चला जाता है, इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज़ में महाराष्ट्र आगे बढ़ गया है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ टू एक्ट 2005। तो SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चलिए देखते हैं। जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ ये सही है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी सही है, प्रमोशन करना है। साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये भी सही है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 1 2 3। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्ट है जो पास किया गया था 2005 में, और फोर्स में कब आया गया, 2006 में। SEZ जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ चाइना एग्रीगेट मॉडल। तो ये कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, तो अलॉन्ग विद द
लाइन्स ऑफ चाइना एग्रीगेट मॉडल्स। साथ ही साथ एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है 1965 में कांडला में, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में है। अब देखो सोशियो इकोनॉमिक जोन जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो बेसिकली जनरेट करना है एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, साथ ही साथ प्रमोट करना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके बाद प्रमोशंस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब काम है SEZ का मेन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कहता है, विद द रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो देखो द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन डिस्ट्रिक्ट इफ़ इट डीम फिट, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो वन ऑफ द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो शैल बी अ वुमेन, ये भी पता नहीं है। साथ ही साथ द डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो एंटरटेन्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड द ₹50 लाख। चलिए इसमें देखते हैं आंसर जो है हमारा, इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों है, तो एज पर देखोगे प्रोविजन, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव अब देखोगे तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम डील्स, वो क्या क्या मतलब किस किस चीज़ में वो आधारित है, डील करता है, तो बेसिकली विद द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कितना नहीं बढ़ना चाहिए, तो डज नॉट एक्सीड्स ₹50 लाख। यहाँ पे कितना दिया है देखो तो डज नॉट एग्जिस्ट ₹50 लाख, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये तो हमारा सही हो गया ना, है ना, आप समझ सकते हो। फिर ऑल्सो इफ द स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट इट कैन एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन वन डिस्ट्रिक्ट, तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है। द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अगर उनको मन है, तो अगर चाहिए होगा तो। इसमें पूछा गया था कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। साथ ही साथ अगर एक पर्सन जो है हु हैज़ बीन क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, अगर वो क्वालिफाई है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, तो शैल बी इट्स चेयरमैन एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 2 अदर मेंबर्स वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, तो ये भी क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब देखो लेकिन इसका आंसर मतलब देखो समझ में आ रहा है ना, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा, है ना। अब देखो मैच द लिस्ट 1 to 2, तो ग्रे रिवॉल्यूशन देखोगे तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ग्रे रिवॉल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन बेसिकली अनियन से रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ एग से है, और रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो मीट प्रोडक्शन से है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप मिला लो, तो इसका ऑप्शन होगा ए। देखो ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से है, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन, सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग प्रोडक्शन से है, साथ ही साथ रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से है, राइट। तो ये था हमारा 68 BPSC में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे 67 BPSC जो री एग्जाम हुआ था ना 2022 में, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसको देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 12, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, तो न्यूज़ प्रिंट पेपर बेसिकली नीपा नगर में लोकेटेड है। तो देखो गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर मेकिंग न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर वो सिचुएटेड है नीपा नगर ऑफ मध्य प्रदेश। साथ ही साथ जो फैक्ट्री है वो बेसिकली नोट्स पेपर इन होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पेपर मिल्स इन बिहार देखा जाए तो कहाँ कहाँ है बिहार में, तो बरौनी में है, डालमिया नगर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, पटना में, रामेश्वर नगर जो समस्तीपुर में है, तो यहाँ प्रेजेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है, तो वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड, तो पहला कोल माइंस रानीगंज में है। देखो अगर आप हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग देखोगे ना, तो देखा जाए तो 220 साल से ये चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1774 में बाई मेसर्स समर एंड हेटले ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट रानीगंज कोलफील्ड लोकेटेड इन वेस्ट बैंक ऑफ दामोदर रिवर, ठीक है। तो रानीगंज बेसिकली कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक ये डिस्ट्रिक्ट मान लो डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वेयर शेड्यूल्ड ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया, तो देखो देखा जाए तो कोल भी एक शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, भेंड भी आता है, गोंड भी आता है, संथाल भी आता है, लेकिन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, मतलब अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन बड़ा है, तो भील है। देखो अगर 2011 सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया है, जो बेसिकली 38% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है। मान लो 100 ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसमें से 38 लोग जो हैं वो भील्स हैं, बाकी और भी आप दूसरे जैसे देखो कोल, गोंद, संथाल, है ना, बाकी वो लोग हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ा हो जाता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। गोंद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और संथाल जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कहता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, हाँ ये है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हाँ ये भी है, हारमोनियस लाइफ, हाँ ये भी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ ये भी है। चलिए बार देखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट। देखो फॉलोइंग ऑफ द आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो क्रिएटिंग इक्वल कंडीशंस आउटकम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग्स, हाँ सही है, इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होल कम्युनिटी, साथ ही साथ एनकरेजिंग कम्युनिटी एफर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनकरेजिंग सुटेबल सेल्फ रिलायंस फॉर दोज इन्वॉल्व और इन्हांसिंग पर्सन वर्थ डिग्निटी एंड वर्थ, साथ ही क्रिएट कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एड्रेस द कम्युनिटी इशू, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखो भंडारी कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो भंडारी कमेटी बेसिकली रीजनल रूरल बैंक रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। तो देखो भंडारी कमेटी जो 1994 में आई थी ना, वो बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक। बेसिकली इट इज़ आइडेंटिफाइड, मतलब इट आइडेंटिफाइड 49 रीजनल रूरल बैंक। तो वो कितने रीजनल रूरल बैंक को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने, 49 फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग। देखो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था सो दैट डिवोल्यूशन ऑफ ग्रेट डिसीजन मेकिंग पावर इन मैटर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्टाफ टू बी बोर्ड्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से कौन सा कथन सही है। एनपीएस जो है वो बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सो दैट फैसिलिटेट अ रेगुलर इनकम टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्या ये सही है, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय आईआरडीए, ये क्या ये सही है। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, बताओ मेरे को, बताओ कमेंट बताओ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐसा कुछ है ना। एनपीएस जो है बेसिकली रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है क्या। एनपीएस जो है बेसिकली रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। देखो क्यों, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब ये इस्टेब्लिश किया गया था, 10 अक्टूबर 2003 को, फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशन सेक्टर इन द कंट्री। साथ ही साथ एनपीएस जो है वो लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड करना है रिटायरमेंट इनकम टू ऑल द सिटीजन। साथ ही साथ एनपीएस जो है उसका एम क्या है, टू अशर पेंशन रिफॉर्म्स एंड इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट अमॉन्ग द सिटीजन। तो एक सिटीजन में एक पैसा बचाने का एक तरह का तौर तरीका जागरूक कर पाए, तो वो इसका मेन काम था, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटीज ऑफ इंडियन बजट 2022-23। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा कार्य था जो इंक्लूड नहीं किया गया था इंडियन बजट के प्रायोरिटीज़ में, मतलब वो एज एन मूलभूत कारण नहीं था, ठीक है। देखो यूनियन बजट जो है वो बेसिकली किस में इम्फेसिस कर रहा था, तो बेसिकली वो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ विथ फोकस ऑन ऑल द इंक्लूसिव वेलफेयर एंड माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के लिए था। देखो फॉलोइंग प्रोविजन था जो कि बनाया गया था यूनियन बजट में फॉर 2022-23, जो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा। देखो इंडियन इकोनॉमी जो है ना, उसका ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया था 9.2%, जो कि हाईएस्ट अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज था। साथ ही साथ 60 लाख न्यू जॉब जो था वो जनरेट करने की बात करी गई थी अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन 14 सेक्टर, तो ये टोटल 14 सेक्टर में आया गया था PLI स्कीम। PLI स्कीम जो है वो बेसिकली उसका पोटेंशियल था इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को, साथ ही साथ एडिशनल ₹30 लाख करोड़। अब देखो एंटरिंग द गोल्डन एज ऑफ इंडिया एट द रेट 100 फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। बजट जो था ना इंडिया का वो बेसिकली था डेवलपमेंट इन 4 प्रायोरिटीज़, और PM गति शक्ति भी था, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रमोशंस एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशंस, क्लाइमेटिक एक्शन और फाइनेंशियल एड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है या फिर आपके मेंस के आंसर में लिखने में ये काम आता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या कहता है, व्हाट वाज द टैक्स GDP रेशियो इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन इंडिया। तो टैक्स टू GDP रेशियो कितना था, 11.7%। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन तक काम का नहीं है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिसइन्वेस्टमेंट एंड ग्रुप्स इन 2018? तो बेसिकली कितना था, 1.7%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट इन ईयर 2020-21? तो इसका उतना मतलब आपको ट्रेंड अगर जानना है तो ठीक है, ये तो उतना रेलेवेंट नहीं है। 109.5 मिलियन टन्स था। अब देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब देखो, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था, इसका मतलब क्या था, बेसिकली ये आंसर इसका डी होगा, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी इन बिहार। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी पूछ सकता है, अगर अभी पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए, ये बेसिकली रोड डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए तो ये सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम था जो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में। इसी तरह अगर यूनियन बजट में अगर बिहार के बारे में कुछ दिया हुआ है तो आपको पढ़ लेना है। PYQ इजीली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको बेसिकली ना थीम पता चल जाएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। जैसे देखो इस बार मखाना बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मखाना इंपॉर्टेंट है तो ठीक है भाई, वो हम पढ़ लेंगे। और क्या, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा। जैगरी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो शुगर प्रोडक्शन ना बिहार में पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। लेकिन इस बार इंसेंटिव स्कीम लाया गया है जैगरी के लिए, मतलब गुड़ के लिए लाया गया है, तो आपको वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिस विल इंक्लूड द बॉर्डर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंड द माइक्रो एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज किसको बोला गया है, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। ठीक है, माइक्रो इसको बोला गया आपको, लेकिन एक बार फिर से माइक्रो मीडियम और माइक्रो स्मॉल और मीडियम के बारे में, मतलब आप कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कितना टर्नओवर होना चाहिए वो आपको फिर से रटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन 68th राउंड ऑफ NSSO। तो पॉवर्टी एस्टिमेट अब देखोगे ना तो ये किसके अनुकूल नहीं है, तो द पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एट ₹27.20 पर कैपिटा पर डे फॉर रूरल एरिया। क्या ये सही है? देखो 27:20 फॉर रूरल एरिया रुपीज़ पॉवर्टी इज डिफाइंड एज पर कैपिटा डेली। तो ये देखो, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ 68th राउंड NSSO सर्वे द प्लानिंग कमीशन हैज़ मेंशन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें से क्या पूछा गया है, कौन सा नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है। देखो ₹33.30 फॉर अर्बन एरिया पर कैपिटा पर डे पॉवर्टी इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड। और लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ना हमारा C 33.33, ये किसके लिए था, वॉज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए कौन सा है, ये ऊपर वाला 27.20 है ना। अब देखो ईयर 2011-12 द प्रोपोर्शंस बिलो द पॉवर्टी लाइन इन टोटल पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 37.2% इन 2004-5 टू 21.9%। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेस मेकिंग ओल्ड वाटर सोर्सेस इफिशिएंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स अदर स्मॉल स्टोरेज ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट वर्क्स लाइक इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल वाटर पॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ द स्टेट्स एज वेल, मतलब ये सब करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल नहीं है। अब देखो 67th BPSC प्रीलिम जो कैंसिल हो गया 2022 में, उसमें इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चन है। देखो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली मतलब उसके हिसाब से कौन सा सही है, तो द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम विद द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर ऑल द स्टेट्स फॉर 2018 ओनली। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बेयर नेसेसिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर। क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है। देखो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है ना वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, तो लार्ज एनुअल हाउस होल्ड सर्वे डेटा में। देखो बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया है, टारगेट करना है डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजिंग अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर और मेथोडोलॉजी। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है इन्फॉर्म करता है 26 इंडिकेटर अक्रॉस 5 डिमेंशंस, एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। साथ ही साथ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स फॉर ऑल जो है ना, फॉर ऑल स्टेट्स फॉर ईयर 2012 एंड 2018 हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर NSO डेटा। साथ ही साथ द इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्लासीफाई करता है एरिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेवल, तो हाई, मीडियम और लो।
ठीक है। तो ऑप्शन में देखो 1 और 4 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 1 और 3 ना सही है, 3 नहीं सही है। द BNI इज़ ऑन 26 इंडिकेटर, हाँ इस इन्फो, हाँ ठीक है 1 और 3 सही है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, 1 और 4 इनकरेक्ट है, राइट, ठीक है सही है। देखो, इन द रिसेंट बजट द फाइनेंस मिनिस्टर है इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्शन फॉर एग्जिस्टिंग 1 2, तो वो कहाँ तक चला गया 74%। देखो बेसिकली देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने क्लासिफाई किया है FDI इंश्योरेंस, वो कितना बढ़ा दिया है 74% तक बढ़ा दिया है 49% से। ये कब हुआ था 2021 में, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, तो एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू हैव हाउ मच % ऑफ GDP इन 2021-22। तो बेसिकली ये 6.8% है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आपको क्या पता चलता है, आपका बजट, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दोनों का वीडियो आपको देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक कवर कर लेना है। आप जा सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे दोनों वीडियो मतलब चारों वीडियो प्रेजेंट है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। द बेस्ट इंडेक्स किसके द्वारा देखा जाएगा, तो ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, ये बेस्ट इंडेक्स है देखा जाए तो। देखो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए ना, वो दोनों डिफरेंट है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाए तो वो ज़्यादा बड़ा है, वाइडर है एज कम्पेयर टू कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेसिकली रियल इनकम जनरेटेड इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है। और बेस्ट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट इज द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन पर कैपिटा नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज पर कैपिटा रियल इनकम, और इट इज़ obtained by dividing the GDP of country by its populations। अब देखो consider the following states, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अबव इन असेंडिंग ऑर्डर एज राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अगर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में हम देखा जाए तो सबसे पहले कौन प्रोड्यूस कर रहा है, देखो आप उस पर्टिकुलर ईयर में देखोगे, क्योंकि अभी ये फिर से चेंज हो गया है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगर उस ईयर में 2021-22 में हम देखते हैं तो हमारा आंध्र प्रदेश पहला रहता, ठीक है, आप प्लीज़ इसमें रिलाई नहीं करोगे, ठीक है, ये चेंज हो गया है, आप एक बार फिर से जाके देख लोगे। वैसे अगर देखा जाता तो ऑप्शन डी होता, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं 66 BPSC प्रीलिम्स जो री एग्ज़ाम 2021 में हुआ था ना, इतना सारा री एग्ज़ाम होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जनरेट ही हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द GDP। तो GDP कैलकुलेट करना, तो डोमेस्टिक कॉस्ट मेथड जो है वो बेसिकली मेथड नहीं है, प्रोडक्ट मेथड हाँ है, इनकम मेथड भी है और एक्सपेंडिचर मेथड भी है, तीनों है, लेकिन डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड ये नहीं है। अब देखो क्वेश्चन 32 ये क्या कहता है, विच द फॉलोइंग ऑफिस और इंस्टीट्यूट जो है वो रिलीज़ करता है डेटा ऑन नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम बेसिकली CSO से होता है, लेकिन अब ये देखा जाए तो नेशनल इनकम डेटा जो है इंडिया जो रिलीज़ किया जाता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, जो कि अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन आप पढ़ोगे ये अब CSO जो है ये बेसिकली मर्ज कर दिया गया NSS से, और NSSO एक नॉर्मल बॉडी हो गया है अब, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 33 ये क्या कहता है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द आयुष्मान सहकार स्कीम। तो एक बार आप आयुष्मान सहकार स्कीम पढ़ लोगे, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था ये स्कीम, इसका आंसर 1 होगा। देखो ये एक यूनिक स्कीम है जिसके लिए अगर देखा जाए तो फॉर्मुलेटेड बाय द अपेक्स ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। NCDC जो है वो बेसिकली असिस्ट करता है कोऑपरेटिव्स दैट प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। NCDC जो है वो बेसिकली एक अपेक्स स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जो स्टैब्लिश किया गया था 1963 को अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अभी फिर से एक बार पढ़ लोगे ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या कहता है, इन विच बजट द कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स CTT इंट्रोड्यूस किया गया था बजट ऑफ इंडिया में। तो बेसिकली ये 2013-14 में इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर वैन वॉज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया। तो जेंडर बजटिंग ये 2005-6 में लाया गया था, ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखो विच वन इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स फंड ये कोविड के टाइम बहुत फेमस हुआ था। बेसिकली अब देखोगे तो ये किसके द्वारा लाया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ PM केयर्स फंड, और द डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द फंड, ठीक है। अब ये पुराना स्कीम हो गया है, बहुत कम आशा है पूछने का, अगर ऐसा होगा तो आप एक बार पॉज करके देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत व्हाट आर द टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 2018-19। बहुत पुराना डेटा है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लोअरिंग द
कैश रिजर्व रेशियो इट विल हैव द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कैश रिजर्व रेशियो CRR को देखो, बेसिकली अगर बैंक खुलती है तो बैंक के पास दो डिपॉजिट रहता है, एक SLR रहता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो रहता है वो बेसिकली बैंक अपने पास रखता है, और ये स्टैट्यूटरी SLR जो रहता है ये बैंक इसको यूज़ कर सकता है अगर बहुत आपातकालीन सिचुएशन आता है तो ये अब देखा जाए तो CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में यहाँ नहीं पूछा गया, ठीक है। देखो बैंक विल हैव हायर लेवरेज टू लिक्विडिटी, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। बैंक इकोनॉमी में भी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, हाँ ये भी सही है। सप्लाई ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी में ब्रॉडेंड, हाँ ये भी सही है। और रियल इन्वेस्टमेंट रेट में डिक्लाइन, हाँ ये भी सही है ना। अब देखो आगे है, विच वन इज करेक्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रैंकिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप प्रेजेंटली 2024-25 में जो हुआ है वो अब एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। अब देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोडक्शन इन ईयर 2018-19। आप ये 2024-25 का भी एक बार चेक कर लोगे, साथ ही साथ 2023-24 का भी एक बार आप राइस प्रोडक्शन मतलब जितने भी राइस, वीट, पल्सेस, ग्राम, तूर, उड़द सारा एक बार आप चेक कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं 66 BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 2022 से पूछा गया था, उनके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो फूड मैनेजमेंट इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार देख लेते हैं हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ अ फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर बाई ऑल द पर्सन एट दैट टाइम। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर अदर ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो फूड मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट आप देखोगे तो आप एक बार बात बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ बिहार कितना है और इंडिया का भी कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला एक बार बता दो, ठीक है। ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट है तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स का वीडियो जो मेरे चैनल में है, आप एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। या फिर बजट का वीडियो देख लो, मैंने उसमें भी समझाया है ना। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इस एक्सपेंसेस, मतलब कितना आपको कर्ज लेना है सो दैट आप अपना एक्सपेंसेस, अपना खर्चा संभाल पाओ, विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। तो वैसा खर्चा या फिर वैसा पैसा जो हम लोन में लिए हैं कहीं से, उसके लिए हम कुछ जोर ज़मीन ऐसा कुछ नहीं खरीद सकते हैं कि आगे चल कर हमको प्रॉफिट हो पाए, नहीं, वो काम के लिए नहीं हम पैसा ले रहे हैं। बेसिकली हम पैसा ले रहे हैं हम अपना खर्चा के लिए, अपना खर्चा को संभाल पाएँ, ठीक है। अब देखो देखा जाए रेवेन्यू डेफिसिट तो व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन एस्टिमेटेड इनकम, मतलब इनकम से ज़्यादा अगर आपका खर्चा है तो रेवेन्यू डेफिसिट है। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो क्वेश्चन 43 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट से बेसिकली ये रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और सागरमाला से पोर्ट सेक्टर है, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस टू मेजर द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस बेसिकली किससे मेजर किया जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर CSO, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20। आप एक बार 2024-25 का देख लोगे। 19-20 में कौन है? तो 19-20 में USA है, अभी भी यही है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 इंडिया का रैंक कहाँ से कहाँ हो गया था? तो इंडिया का रैंक 77 था, वो मतलब हाँ वो 77 था, वो 63rd हो गया था। अभी प्रेजेंटली आप एक बार 2024-25 का प्लीज़ चेक कर लोगे, है ना। अगर ये पूछ सकता है उस टाइम तो अभी भी पूछ सकता है, राइट। अब देखो 47 है, टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रिएट क्रेडिट फ्लो विच क्रेडिट टारगेट 2020-21 हैज़ बीन फिक्स्ड इन द यूनियन बजट। या प्लीज़ इस बार बजट में 2024-25 वाले में एक बार देख लोगे एग्रीकल्चरल सेक्टर का, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव PM कुसुम का क्या है? तो PM कुसुम का मेन ऑब्जेक्ट था रिमूव करना फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल्स एंड किरोसिन एंड लिंक पंप सच एज सोलर एनर्जी, है ना। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम निर्विक
in the budget 2020-21 which of the following sector of the economy will benefit from this scheme। तो निर्विक से कौन बेनिफिट लेने वाला है? एक्सपोर्ट सेक्टर। तो एक्सपोर्ट सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 प्रीलिम्स जो 2019 में हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इन द फिजिकल ईयर 2018-19 द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? तो ये आप एक बार ये 2024-25 का प्लीज़ चेक कर लोगे। ठीक है, ये अभी रिलेवेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस का सोर्स कौन सा नहीं है? नाबार्ड नहीं है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर बैंक या फिर कोई कंपनी कुछ अमाउंट PSL के लिए रखती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, ठीक है, अगर मान लो वो 100 रुपया कमा रही है तो 85 रुपया वो अपना यूज़ कर सकती है, बाकी 15 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब सोशल सर्विसेज के लिए उनको यूज़ करना है, वो उसी को PSL बोलते हैं। अगर ये PSL में यूज़ नहीं करता है अमाउंट, मतलब सोशल सर्विसेज के लिए अगर वो कंपनी यूज़ नहीं करता है तो वो अमाउंट जो है ना वो फिर से कंपनी के पास नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट नाबार्ड के पास चली जाएगी। ठीक है, अब वो नाबार्ड उस पैसे को क्या करेगा? वो नाबार्ड बेसिकली वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में वो अब इस पैसे को यूज़ कर सकता है। तो ऐसे चेन डिसाइडेड है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ये PSL एक्चुअल में करता क्या था, और अभी आपको समझ में आ गया होगा अगर इनकेस आपको नहीं आता होगा तो। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPCG। तो EPCG का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन पर मंथ आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60। तो जब 60 साल के वो हो जाएंगे तो उनको कितना पैसा मिलने वाला था? 3000। उतना रिलेवेंट अभी के लिए ये नहीं है क्वेश्चन। अब देखो हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम MSP ये बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CSO। देखो अब ये नहीं, अब आपको NSSO याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली GDP से है। तो देखो GDP इन इंडिया जो है ना फ्रॉम 1950 टू 1980 वाज डिटरमाइंड बाय हिंदू ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिक में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्योर इकोनॉमिक्स है ये। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस स्लो डाउन मतलब स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इट वॉज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। द टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाई प्रोफेसर राजकृष्णन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान। तो 6th 5-year प्लान के टाइम पीरियड में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट लाया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन नंबर अंत्योदय प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम फॉर ऑल इन विच स्टेट। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है अंत्योदय? तो बेसिकली राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? 1977 को, है ना। अब देखो क्वेश्चन 58 ये क्या कहता है? इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशंस एक्सपोर्ट इन ईयर 2017। तो 2017 के बारे में पूछ रहा है तो इतना रिलेवेंट नहीं है, उस टाइम 5% था, है ना। अब देखो 64 BPSC जो 2018 में हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। 12th 5-year प्लान में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट वॉज इनविसाज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए कितना ग्रोथ रेट? तो 4%। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 2024-25 में जब तैयारी कर रहे हो आप तो आपको एक बार जितने भी 5-year प्लान उनके ईयर साथ ही साथ उनका नाम, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ वो बेसिकली किस में फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चरल में, LPG रिफॉर्म्स के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, किस पे फोकस किया गया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लोगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन 16 द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया, इसका एम क्या है? तो बेसिकली देखो रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ नहीं, ऐसा नहीं, एलिमिनेशन ऑफ रेड टेविज्म नहीं, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव। देखिए इसमें ना देखा जाए तो ये जो हमारा मेक इन इंडिया है ये बेसिकली 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड लाना है, अच्छा इन्वायरमेंट लाना है, मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन अप न्यू सेक्टर्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ बिल्ड करना है पार्टनरशिप किसके बीच में? गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिशिएटिव्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कौन सा इनिशिएटिव नहीं है? देखो मेक इन इंडिया गलत, ये है एस ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी है स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। ये पूरा है, ये बेसिकली किनके द्वारा लाया गया? ये एडवोकेटेड बाय हुम है? तो ये APJ अब्दुल कलाम है।
PURA का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरियाज मॉडल। ये जो स्कीम है ये प्रपोज किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एज एन एफिशिएंट टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। तो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए SHG का बात किसने किया था? तो बेसिकली ये MD यूनस के द्वारा किया गया था। देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज द पीपल जो है उन जो एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिनका सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, एंड डिज़ायरिंग टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव कलेक्टिवली, तो उसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन बोला जा सकता है। ये बेसिकली ये फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ही स्टार्टेड माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन 1970 और अंडर विच अरेंजमेंट्स वेयर मेड टू प्रोवाइड द लोन्स टू पुअर स्पेशली वुमेन विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी कौन है? तो ये उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शांता कुमार और ललित डी गुप्ता। अभी कौन है बताओ मेरे को, अभी आप कमेंट्स में अगर हो सके तो आप लिखो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंट इरिगेशन, हाँ, क्वालिटी सीड, हाँ, ये भी, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो, अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो एफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ सीड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, बेटर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स, ये सब सारा इसके अंतर्गत आता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MG नरेगा? तो MG नरेगा का आप देखोगे तो बिल्ड एसेट टू एनकरेज द माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, टू इनहेंस द रूरल इनकम, ये सारा इसमें आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 2017-18? तो इंटेंडेड बजट में कौन सा नहीं है? तो एजुकेट इंडिया, ये इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 2017-18 नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 68, ये क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ लेट 6th ऑफ 20th सेंचुरी? तो देखा जाए तो सीड फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वाज मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेट 16, तो सीड फर्टिलाइजर और वाटर टेक्नोलॉजी। चलिए एक बार देख लेते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1960 में 20th सेंचुरी टू अडॉप्ट द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, एक नया एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, 2 कंटिन्यूअस रिसर्च इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बेसिक चेंजेस वेयर मेड बाय चेंजिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। बेसिकली देखा जाए तो अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो कंसिडर किए थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर इरिगेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट या फिर डेवलप्ड पेस्टिसाइड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स फ्रॉम जीन टू फाइनल प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो MS स्वामीनाथन इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। एज अ रिजल्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प इन सॉल्विंग द फूड क्राइसिस, जो फूड क्राइसिस हमें हुआ था। ठीक है, CL44 यही था ना जो राइस वेराइटी था, जो 484 था, जो हमें अमेरिका ने दिया था खाने के लिए, है ना, जब हमारे पास अनाज की कमी हो गई थी। तो उसी के बाद हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया और उसके बाद हमें कभी ऐसा उस नौबत में नहीं आना पड़ा। अब देखो क्वेश्चन में 63rd BPSC जो 2018 में हुआ था, उसमें BPSC कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया क्या है? तो बेसिकली नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 70, द अपेक्स बैंक ऑफ प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस इन इंडिया। तो अपेक्स बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। अभी मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बताया भी। बेसिकली ये PLI स्कीम के द्वारा, PSL के द्वारा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के द्वारा अगर कोई पैसा बच जाता है कंपनी से, तो वो नाबार्ड में चला जाता है। नाबार्ड उसको फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन नेट प्रोसीड्स ऑफ द शेयरेबल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड भी, वो कितना होना चाहिए? तो ये 42 होना चाहिए। ठीक है, ये तो 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा है ना। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या हो गया था? ये 41% हो गया था। क्यों हो गया था? देखो सबको पता है 41% हो गया था, लेकिन क्यों हुआ था? तो देखो जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट्स था वो अभी UT में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए टैक्स डिवॉल्यूशन टू स्टेट जो है 42 से 41 आ गया था। ये रीज़न दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्टेड द हाईएस्ट FDI फ्लो? तो हाईएस्ट FDI फ्लो उस टाइम पे सर्विस सेक्टर था और अभी भी सर्विस सेक्टर ही है। ठीक है, अब देखो 73,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के गवर्नर उस टाइम पे उर्जित पटेल थे, अभी कौन आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। ये देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये लेस देन 1 हेक्टर है। देखो मार्जिनल होल्डिंग आप देखोगे तो बेसिकली लेस देन 1 हेक्टर है, स्मॉल होल्डिंग 1 to 2 हेक्टर है, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टर, मीडियम होल्डिंग 4 to 10 हेक्टर और लार्जर होल्डिंग जो है वो बेसिकली 10 हेक्टर एंड अबव है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। तो ग्लोबलाइजेशन क्या इंक्लूड नहीं करता है, डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कुछ भी मतलब डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, मान लो दिवालिया घोषित कर रहे हो या फिर उस कंपनी को बेसिकली बेच रहे हो, तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इनटू फोर्स इन इंडिया कब। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली 2005 में आया था। देखो ये देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, तो शोइंग द ब्लैक मनी अर्न इलीगली एज अ मनी अर्न लीगली, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, मतलब काला धन को आपको वाइट धन बताना है। साथ ही साथ ये जो एक्ट है बेसिकली कॉन्क्लीमेंट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड ब्लैक मनी के बारे में बताता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है बेसिकली इनैक्ट किया गया था 2002 में और फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 2005 को, आपको याद रहना चाहिए। साथ ही साथ एक्ट ने अमेंड किया है 2005 में, 2009 में और 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अमेंड किया गया था, है ना। अब देखो क्वेश्चन 75, ट्रिम्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 78, नीति आयोग कब एक्सटेंशन मतलब कब आई एग्जिस्टेंस में। तो नीति आयोग जो है बेसिकली 1 जनवरी 2015 को एज इन एग्जिस्टेंस में आई थी, है ना। अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 79, तो द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स हैव बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004-5 टू द बेस ईयर चेंज होके 2011-12 हो गया है, आपको ये याद रहना चाहिए। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल। क्या ये फॉर द स्टेट ऑफ कौन सा, तो देखा जाए तो ये आप एक बार 2024-25 का एक बार देख लोगे, है ना। देखो एज पर 2020-21 देखा जाए तो टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, महाराष्ट्र अभी भी यही है, गुजरात तेलंगाना रेस्पेक्टिवली। अब देखो 62nd बीपीएससी प्रीलिम जो 2017 में हुआ था ना, उसमें इकोनॉमिक्स क्वेश्चन द एज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ये रिपोर्ट। सर्विस टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, वो किनके रिकमेंडेशन में था, तो बेसिकली राजा जे चिल्ला कमेटी, फिर से बताता हूँ, राजा जे चिल्ला कमेटी के द्वारा ये लाया गया था। तो यूनियन बजट 1994-95 में लाया गया था राजा चिल्ला कमेटी के रिकमेंडेशन में। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 83 ये क्या कहता है, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली डिटरमाइन द नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो देखा जाए तो वो V.K.R.V. राव थे, ठीक है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया was made by Dadabhai Naroji in 1867 and 68 who estimated the per capita income to be ₹20, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84, विच इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ये अभी भी यही है, आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। तो कौन सा कैश क्रॉप नहीं है, तो ज्वार जो है वो कैश क्रॉप नहीं है, जूट है, हाँ इसको बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ग्राउंड नट भी है, शुगर केन भी है, लेकिन ज्वार जो है वो नहीं है, वो खाद्य के लिए है। देखो क्रॉप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स में कौन सा आ जाएगा, राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, पल्सेस एक्सेट्रा। और नॉन फूड क्रॉप्स में जो खा नहीं सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ नहीं है, तो जूट, ग्राउंड नट, शुगर केन, मस्टर्ड, कॉटन, पोटैटो, टी एक्सेट्रा। ये भी खाद्य पदार्थ हैं पर इनको बेचा जा सकता है फॉर इनकम जनरेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे बेस्ड था, वो बेसिकली हार्वर्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कन्वर्जिंग द अप्रैल 1, 1951 टू मार्च 31, 1956, ये बेसिकली बेस्ड था हार्वर्ड डॉमर में, है ना। अब देखो ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन बेसिकली क्रूड ऑयल प्रोडक्शंस के लिए था। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के लिए है, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शंस के लिए है, पिंक रिवॉल्यूशन लॉबस्टर प्रोडक्शंस के लिए है, या फिर आप अनियन का भी ले सकते हो क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले। येलो रिवॉल्यूशन बेसिकली ड्यू टू प्रोडक्शंस ऑफ सनफ्लावर एंड ऑयल सीड्स, सिल्वर प्रोडक्शन एग के लिए है, ब्राउन प्रोडक्शंस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए है, ब्लैक रिवॉल्यूशन सेल्फ रिलायंस इन फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल्स, और रेनबो रिवॉल्यूशन जो है ओवरऑल रिवॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब्ड इन न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द
यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। तो कौन सा यूनियन के द्वारा लेवी किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा, तो ये स्टैम्प ड्यूटी है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैंक रेट का मतलब क्या होता है, तो ये ऑफिशियल रेट है जिसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सेंट्रल बैंक को, बाय मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बैंक। चलो एक बार बैंक रेट के बारे में देख लेते हैं। तो ऑफिशियल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक, और इट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। मतलब छोटे छोटे बैंक, कमर्शियल बैंक, जैसे SBI हो गया, PIB, PNB हो गया, तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगी और कुछ कर्ज उठाएगी और कुछ इंटरेस्ट में, तो जो इंटरेस्ट उसी को बैंक रेट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो 59th BPSC प्रीलिम्स जो 2015 में हुआ था, उसमें कौन से इकोनॉमिक्स के हैं, तो महालनोबिस प्लान मॉडल जो है वो बेसिकली अडॉप्ट किया गया था इंडिया में इन मिड 50। उसका एम क्या था, तो बेसिकली सेटअप करना है हैवी इंडस्ट्रीज विच वेयर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप के लिए बेसिकली वो आया था। अब देखो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ईस्ट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो बेसिकली कौन है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना। अब देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट, तो कब, तो बेसिकली 2011-12 में। अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट इज अन आइटम ऑफ, तो इंटरेस्ट पेमेंट वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ, तो किसका एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल। तो आवर अबव ऑप्शंस मतलब आउट ऑफ ऑल अबव ऑप्शन, ऊपर में जितने भी दिए हैं ना, तो इंडिया इनमें से सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ्स में लाता है। अब देखो फॉरेन करेंसी विच हैज़ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, तो वो उसको क्या बोला गया है, उसको हॉट करेंसी बोला गया है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो ऑयल सीड जो है वो बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में वो एडेड नहीं है। बेसिकली ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2007 को। अब देखो 97 क्वेश्चन नंबर, एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड ऑन, वो कब एबॉलिश किया गया है, 1 अप्रैल 1994 को। RN मल्होत्रा कमेटी, ये क्वेश्चन नंबर 98 ये क्या कहता है, RN मल्होत्रा कमेटी ये किससे एसोसिएटेड है, ये बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 99, सर्विस टैक्स ऑफ इंडिया ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सर्विस टैक्स बेसिकली 1994-95 में इंट्रोड्यूस किया गया था, हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अब कन्वर्टिबल ऑफ रूपी इम्प्लाइज, तो कन्वर्टिबल ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है, तो फ्री परमिटिंग द कन्वर्शन ऑफ रूपी इनटू अदर मेजर करेंसीज या फिर वाइस वर्सा, है ना, उसी के विपरीत। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखा जाए तो इसका क्या होगा, ये आप 2024-25 के तहत एक बार फिर से पढ़ लोगे। ठीक है, ये एक बार देख लोगे, मैंने बजट वाले वीडियो लेक्चर में ये बताया है आपको, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका क्या होगा, मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। यहाँ पे एक बार फिर से देख लोगे 2024-25 वाले में, ठीक है, क्योंकि ये बदलता रहता है, ये बदला है इस बार भी बजट सेशन में। अब देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल, ये भी अब ये अभी कोई रेलेवेंट उतना है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1972-73, 1976-77 जो है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ बीन इंडियाज फेवरेबल ओनली 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 बार हुआ है, 1950-51 में, आफ्टर 1950 में, तो कौन से 2 साल में, तो 1972-73 में और 76-77 में। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट, ISL FTA, साफ्ता, सेसा या साप्ता। तो ये क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द अबव अरेंजमेंट, तो साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है साउथ अफ्रीकन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर आता है इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ISL FTA, फिर आता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता 2004 में, फिर उसके बाद इंडिया सिंगापुर इकोनॉमिक एग्रीमेंट सेसा 2005 में, राइट। फिर उसके बाद देखा जाए तो ड्यूरिंग विच ईयर was the annual average growth rate of agriculture and allied sector negative, कब हो गया था, 2002 और 3 में ये हो गया था नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 106, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैंक रेट जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्या ये सही है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देखो बैंक रेट जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट है जो RBI जो है ना
वो बेसिकली चार्ज करता है फ्रॉम इट्स कस्टमर से चार्ज करता है ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। और वहीं पे रेपो रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम इट्स बोरोवर, मतलब छोटे बैंक से। देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये लोअरिंग डाउन द CRR SLR होता है, एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स ये होता है, और डीरेगुलेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी होता है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। तो भारत निर्माण का कौन सा पार्ट नहीं है ये, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भारत निर्माण का पार्ट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 109 ये क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइसम, और जवाहर रोजगार योजना JRY, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP। तो देखा जाए तो अगर स्कीम को आपको मतलब ये क्या करने बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये पता नहीं क्या करने बोल रहा है। तो देखो अगर मान लो आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेटअप कर देते हो इन केस, तो यहाँ पे है क्या, चलो नहीं दिया है कि क्या करने बोल रहा है, चलो आप ईयर वाइज खाली सेटअप कर लो। तो TRYSEM 1979 को, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1983, जवाहर रोजगार योजना 1989 और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग, तो देखो 42 पर कैपिटा डे इन अर्बन एरिया, देखो आप एक बार 2024-25 का एक बार ये देख लोगे। ठीक है, अब यहाँ रिलेवेंट नहीं है। देखो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ये कब लाया गया था, तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ये 2000 में लाया गया था। मेरीन फिशिंग पॉलिसी, तो मरीन फिशिंग पॉलिसी 2004 में लाया गया था। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2014 में लाया गया था। और 7th फाइनेंस कमीशन ये 1978 का है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर हम लोगों ने कर लिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2002, मरीन फिशरी पॉलिसी 2004, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2014 और 7th फाइनेंस कमीशन 1977-78 राइट। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, तो ये है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपैटिबल फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारा। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, सारा हो जाएगा। अब देखो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स A एंड कॉलम B एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 1995 में क्या हुआ था, तो 1995 में बेसिकली ये हमारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब 1964 में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था 1964 में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 1982 में हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। और 1987 में आपको पता ही होगा 1987 में हमारा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ये हुआ था। ठीक है, चलिए बात देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1955, IDBI 1964, एक्जिम 1982 और BIFR 1987। अब देखो मैच द फॉलोइंग कॉलम A एंड B एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ओपन जनरल लाइसेंस ये एक्सटर्नल ट्रेड के लिए है। और TRYSM अभी हम लोगों ने पढ़ा था, TRYSM कुछ देर पहले, तो TRYSM ये बेसिकली ये है एम्प्लॉयमेंट के लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस से इन्फ्लेशन के लिए, और कैश रिजर्व रेशियो क्रेडिट कंट्रोल के लिए प्रेजेंट है राइट। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया इन ईयर 2013-14। ये अभी एक्सप्लेन्ड नहीं है क्योंकि इसमें नहीं दिया होगा, हो सकता है अब एक बार 2024-25 का देख लोगे कहीं से। ठीक है, नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी वीडियो लेक्चर ले आऊँगा। अब देखो 55th BPSC प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम 2011 में हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली कोल, गैस, ऑयल या फायरवुड होता है। अब देखो नेक्स्ट है, इन इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन एनर्जी इन 1994 कितना था, तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 300 kg ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा है, व्हेन
डिड द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस ऑकर इन इंडिया? तो पहली बार ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस 1970 एंड 1980s को हुआ था। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? तो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर व्हाट वाज द स्पीड पोस्ट सर्विस लॉन्च? व्हेन वाज द स्पीड पोस्ट सर्विस लॉन्च्ड बाय इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑन कंपटीशन टू करियर सर्विसेज? तो बेसिकली ये 1986 में लॉन्च किया गया था। वी विटनेस द फर्स्ट टेलीफोन इन इंडिया इन विच ईयर? सबसे पहली बार हम लोगों ने 1851 में टेलीफोन देखा था। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड इन इंडिया। तो SEBs का अगर सिकनेस अब देखोगे तो बेसिकली ये देखो, फॉलोइंग्स आर द लार्ज रीजन फॉर फाइनेंशियल मेलासिस ऑन स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो कौन सा था? तो लॉसेस ड्यू टू द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी हाई, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजप्शंस एट लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिलीवरी पॉलिसीज by state government through electricity boards, or lack of commercial autonomy by state electric boards। ठीक है, अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब प्रॉब्लम्स फॉर फेसिंग बाय द इंडस्ट्रियल कोल इंडस्ट्री। तो कोल इंडस्ट्री के पास कौन सा प्रॉब्लम है? तो पुअर क्वालिटी ऑफ कोल है एंड बॉटलनेक इन कोल मूवमेंट, एक वो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा हो गया हमारा ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल, ये तो है ही, कोकिंग कोल इंडिया के पास बहुत कम है। ठीक है, और नंबर 4 एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द रोलिंग प्लान अबाउट द रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान के बारे में क्या क्या सही है? ये प्लान फॉर द करंट ईयर विच इंक्लूड्स द एनुअल बजट, हाँ ठीक है, सही है। साथ ही साथ दूसरा हमारा ए प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर से 3, 4, 5 नहीं, ये गलत है, ये एक बार हुआ था। इट इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमी, हाँ ये सही है। ठीक है, अब देखो, द हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन आप बेसिकली 2024-25 में देख लोगे कौन सा स्टेट है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? शुगर केन प्रोडक्शन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अभी ये चेंज हो गया है, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लोगे, है ना। अब देखो, 48 और 52 BPSC प्रीलिम्स जो 2008 में हुआ था लास्ट में, वो सबसे पहली बार मान लो, सबसे पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था BPSC का, उसमें कौन से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। द 1 रुपी नोट जो है वो बियर करता है सिग्नेचर किसका? तो 1 रुपी नोट बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया। तो प्लान हॉलीडे बेसिकली 1966 से लेकर 69 था, है ना। रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन द नेशनल प्लानिंग वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो बेसिकली वो जनता गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कितना है? तो ये बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट है, आप एक बार फिर से चेक कर लोगे। अब देखो, इफ़ कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाई RBI तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो बेसिकली इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब इंडियन डेवलपमेंट फोरम वॉज अर्लियर नोन एज, तो इंडियन डेवलपमेंट फोरम को पहले एड इंडिया कंसोर्टियम बोला जाता था। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन विल बी स्टार्टेड विथ, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ये बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया जाएगा, वो उससे रिलेटेड रहेगा। उसके बाद देखो, अमेंडेड मॉडवेट इज रिलेटेड टू, मॉडवेट मतलब सेल टैक्स, तो अमेंडेड द रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्सेस रिलेटेड टू सेल्स टैक्स, वो मॉड वैट के नाम से बोला गया है, मॉडिफिकेशन ऑन वैट। अब देखो, 11th प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बेसिकली वो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए था। उसका टाइम पीरियड क्या था? 2007 से लेके 2012, 11th, है ना। अब इट विल बी ट्रू टू इंडियन एज, मतलब इट विल बी ट्रू टू इंडियन एज लेबर सरप्लस इकोनॉमी, तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी एज इन इसको ट्रू माना जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट वो जो है वो क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली सम ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड इट्स लाइबिलिटी। देखो, अगर फिर से देख लेते हैं तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बेसिकली एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू माइनस रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, अब क्या है इसमें एक्सक्लूड करना है? तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेप्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा इकोनॉमिक्स का PYQ। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर बहुत छोटा बना है, लेकिन देखो इसमें सारा चीज़ रिलेवेंट नहीं है। आपको कुछ फिर से एक बार अपना फिर से प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट प्लीज़ आप थॉरली एक बार देख लोगे। ये दोनों हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लोगे, क्योंकि वो आपको याद रहना चाहिए। उससे क्वेश्चन नहीं भी तो कम से कम 5 मिला के 10 क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव एन नाइस डे।